हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एमीन का सेकेंड केमिस्ट्री वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमीन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप पढ़ेंगे हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया के बारे में। हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया या निम्नीकरण अभिक्रिया जो भी कह दें, इसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद आप एमीनों के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। एमीनों के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। उस अभिक्रिया में क्या पढ़ा था आपने कि एक यौगिक होता है जिसका नाम होता है थैलीमाइड। एक यौगिक होता है जिसका नाम क्या होता है? थैलीमाइड होता है। उसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं आप NaOH से कराते हैं, एल्कोहलिक NaOH या KOH से कराते हैं। पहले रिएक्शन को याद रखिए आप कि मान लीजिए आपने KOH ले लिया, यहाँ NaOH भी हो सकता है, तो यहाँ से क्या होगा? ब्रेक होगा ना भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है तो वहाँ से H निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा? N इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये N का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और N H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा। OH माइनस, HOH क्या निकल जाएगा? H2O, और यहाँ पे रहेगा माइनस, माइनस K प्लस जुड़ जाएगा। इसका नाम है थैलीमाइड। ठीक है, थैलीमाइड। और थैलीमाइड से क्या मिलेगा? थैलीमाइड का धातु लवण मिल जाएगा, N- K प्लस मिल जाता है। फिर इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं आप? एल्किल हैलाइड से कराते हैं, RX से कराते हैं। और ये अभिक्रिया कौन सी होती है? SN2 अभिक्रिया। तो यहाँ से KX निकल जाता है, R आके जुड़ जाता है, यहाँ R आके जुड़ जाता है। NR मिलता है, C डबल बॉन्ड O NR। ये जो मिला है इसकी अभिक्रिया, अगर आप बता दे रहा हूं, अगर आप 2 NaOH या 2 KOH से करा दें, NaOH या KOH से कराते हैं, ठीक है, 2 मोल लेना है, मान लो KOH ले लिया आपने, तो क्या इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है। हालांकि वास्तव में तो K प्लस OH माइनस ब्रेक होता है, लेकिन अपने समझने के लिए आप इसको ब्रेक करेंगे KO माइनस में अब H प्लस में। ये बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है। C पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और N पे क्या आएगा? माइनस। कुल मिला के 2 माइनस मिलेगा। तो जो यहाँ N पे 2 माइनस आएगा तो यहाँ से 2H जाएगा, आपको मिल जाएगा RNH2। और साथ में क्या मिलेगा? जैसे यहाँ पे प्लस आया है तो O जाएगा, O माइनस K प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भी O आएगा, OK मिल जाएगा ना, O माइनस K प्लस, यहाँ भी O माइनस K प्लस मिल जाएगा। आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, प्लस बेंजीन रहेगा COO माइनस K प्लस, और यहाँ भी मिलेगा COO माइनस K प्लस। ये मिलता है, कुल मिला के ये बनता है एलिफैटिक एमीन बनता है। अगर आप देखें ध्यान से, अगर यहाँ पे भाई एल्किल हाइड से कराते हैं या SN2 अभिक्रिया होती है, आपको मिलता है फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमीन। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा याद कर लें आप, क्या मिलता है आपको? फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमीन प्राप्त होता है। अगर आप एरोमेटिक एमीन प्राप्त करना चाहें तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ARX, लेकिन आपको पता है कि एरोमेटिक एमीन SN2 अभिक्रिया नहीं दिखाते, या आप बोल सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाते। तो जब आप यहाँ पे एरियल हैलाइड लेंगे नहीं तो यहाँ पे एरोमेटिक एमीन मिलेगा कहाँ से? ठीक है, इस अभिक्रिया से आप एक चीज और सीख लें, जो एमीन नहीं मिला है, जैसे कैसे मिलता है देखो, अगर आप इस रिएक्शन को पूरा देखें, रिजल्ट में देखें, रिजल्ट में क्या मिल रहा है? रिजल्ट में जिस मतलब कि RX कन्वर्ट हो जा रहा है RNH2, मतलब एल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? RNH2 में। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट देता है बनाने के लिए, अगर आपको दिया जाए KOH या NaOH दिया जाए और साथ में एल्किल हैलाइड दिया जाए, और यहाँ भी तो NaOH या KOH नहीं यूज किया है, बस आपको दिया हो NaOH या KOH और साथ में दीजिए एल्किल हैलाइड, तो बस आपको जिस प्रकार का एल्किल हैलाइड लिया है, जिस प्रकार का एल्किल हैलाइड लिया है आपको उसी प्रकार से एमीन बना देना है बस।
एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, एमीन में, बस बना के हट जाना है, डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, ARX लिया है, तो आप लिख सकते हैं SN2 अभिक्रिया नहीं दिखाता। तो जब नहीं दिखाएगा तो फिर यहाँ से मैं लिखवा भी दिया हूँ आपको, इस अभिक्रिया के द्वारा एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जा सकता, केवल व केवल एलिफेटिक एमीन बनाया जा सकता, नहीं दिखाता। ठीक, अब यहाँ बात करें, देखो ये ना डायरेक्ट विधि है आपकी, डायरेक्ट बनाना। ये तो स्टेप बाय स्टेप था, मान लो स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे आप। कभी कभी क्या होता है, आपको थैलीमाइड देगा, साथ में KOH या NaOH, फिर एल्किल हैलाइड दे देगा। क्या दे देगा, एल्किल हैलाइड। फिर आपको बस जानते रहो आप लोग कि डायरेक्ट बनाना है, एमीन बना के हट जाना है। तो जिस प्रकार का आपने एल्किल हैलाइड लिया है उसी से क्या बना देना है, एमीन। आप यहाँ से बना देंगे ETNH2। ET का मतलब एथिल है ना, C2H5 है ये क्या है आपका, C2H5Cl है, तो यहाँ पे ETNH2 लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या कर लेंगे, Br ही है ना, बस वहाँ पे एमीन बना देना है, यहाँ NH2 ला देना है, बस डायरेक्ट मेथड। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH दिया जाए, थैलीमाइड दिया जाए, आपको यहाँ पे मान लो दे दिया जाए NaOH पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपको ये दिया जाए, हाँ, तो वहाँ NH2 ला देना है, बस यही बना के हट जाना है। एरोमेटिक नहीं बन सकता बस। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लो फटाफट, ये वाली चीज है, डायरेक्ट मेथड है ना, ये तीनों आपके डायरेक्ट मेथड हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एमीन बनाना हो तो, वरना तरीका तो एक तरीके से बनाएंगे, पहले KOH से। मान लो ऐसा दिया हो तो आप डायरेक्ट बनाएंगे, तो जौन सा देगा एल्किल हैलाइड, जिस प्रकार का एल्किल हैलाइड होगा, हैलाइड देगा, उसी प्रकार का एमीन बना देंगे आप। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ठीक है, हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, आप एमाइड ले सकते हैं, चाहे लिफेटिक एमाइड, चाहे एरोमेटिक, चाहे जो भी एमाइड ले सकते हैं। एमाइड की अभिक्रिया आपको कराना है जलीय NaOH या एल्कोहलिक, जो भी ले लें। वहाँ भी आप जो इसके पहले आपने डिक्शन पढ़ा था, वहाँ भी जलीय ले सकते थे NaOH या KOH, या एल्कोहलिक का भी यूज कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, जलीय या एल्कोहलिक NaOH या KOH, कोई भी देख सकते हैं छार। उसके जो है ना, देखो एमाइड की NaOH या KOH के जलीय या एल्कोहलिक विलयन में ब्रोमीन से क्रिया कराएं, तो इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एमाइड से एक कार्बन कम वाला एमीन प्राप्त हो। ठीक है, और इस अभिक्रिया को आप बोल देते हैं कौन सा, हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, या हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया बोल सकते। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते थोड़ा अंग्रेजी में, हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया लिख देंगे, कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कराएंगे, अगर आपको कभी भी देखो Br2 प्लस KOH दिख जाए, Br2 प्लस KOH समझ लेंगे ये आपको क्या मिल गया है, KOH या NaOH को जो कोई भी दिख जाए, आप समझेंगे हॉफमान अभिक्रिया है। और हॉफमान अभिक्रिया में क्या किया जाता है, सिंपल तरीके से इस C डबल बॉन्ड O को गायब कर दिया जाता है, इसको गायब कर लेंगे, बाकी जो बचा उसको जोड़ लो, ये डायरेक्ट तरीका है। अब इसकी मैकेनिज्म भी बताई जाएगी कि वास्तव में क्या क्या हो, क्या क्या बनते हैं, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है एमीन, वो भी एक कार्बन कम वाला, ये कार्बन गायब हो गया, तो ये एमीन मिला है। इधर बात करेंगे तो यहाँ भी ये गायब हो जाएगा। AR का मतलब वही C6H5 है अपना, इसका नाम कायदे में लिखेंगे बेंजामाइड, और मिलेगा आपको ArNH2, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। इसकी बात करेंगे तो Br2 प्लस KOH है ना, यहाँ से ये गायब कर देंगे, NaOH या KOH कोई भी रहे, आपको मिल जाएगा ArNH2, नहीं CH2NH2,
इसका नाम होगा बेंजीलेमिन। AR का मतलब C6H5 होता है यार, ये बेंजीलेमिन होगा ना, बेंजील एमीन। अगर मान लीजिए इसका मैकेनिज्म देखा जाए, पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा जाए, ठीक है, तो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2। इधर इसका मैकेनिज्म देखें ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मान लो KOH लिया या NaOH मान लो लिया हमने, Na+OH माइनस ब्रेक किया, अब ये Na+ को रोके रखेंगे आप, और यहाँ से क्या होता है ना, H+ निकलता है। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो यहाँ से क्या निकलता है, H+ एक निकाल दें आप लोग, और यहाँ से OH- क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, या Na को रहने दीजिए, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH पे क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसकी क्रिया आप फिर से कराएंगे NaOH के साथ में, Na+OH-, यहां से आपको क्या मिलेगा, पहले Br2 से क्रिया कराएंगे, पहले यहाँ Br2 से क्रिया कराते हैं, Br टूटता है Br+ में और Br- में, तो प्लस वाले को खींच लेगा, ये माइनस वाला, आप ऐसा समझ ले कि माइनस वाला Br और Na Br निकल जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ का Na और यहाँ का Br क्या निकल जाएगा, Na Br निकल चुका हो, आप इस बात को जानते रहिए। आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NaH और क्या मिलेगा, Br, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, इसकी क्रिया कराते हैं, NaOH से कराते हैं, ये टूटता है Na+OH- में, यहां से निकाल देंगे ना, HOH H2O निकाल दें आप लोग, क्या निकाल देंगे, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकाल देंगे, H2O, आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O, N पे रहेगा माइनस और Br भी है, ठीक है, और यहाँ से एक Na Br तो निकल चुका हो, आप इस बात को जानते रहिए, वहां से Na, यहाँ से Br निकल चुका है। अब देखो इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ थोड़ा सा होता है रीअरेंजमेंट, एक होता है रीअरेंजमेंट, उसमें क्या होता है ना, कि यहाँ से ये निकलता है और ये शिफ्ट हो गए ना, आप इसको लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, इसी में होता है। तो यहाँ से ये इधर जाता है, ठीक, यहाँ से ये जाएगा इसके पास, फिर यहाँ आएगा प्लस, ऐसा समझे, Br- को निकलना पड़ता है, ठीक है, और फिर क्या आता है, यहाँ ये जाता है, आपको मिलता है, जानते हैं क्या, N मिल जाता है, R मिल जाता है, और जानते हैं डबल बॉन्ड C मिलता है, डबल बॉन्ड O। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, देखो यहाँ से R जाता है, यहाँ प्लस आता है, इस प्लस माइनस का बॉन्ड बना दीजिए, और यहाँ से Br को हटा सकते हैं आप लोग, यहाँ से Br- हटता है, फिर Na Br उसका एक और निकाल सकते हैं, एक और Na Br निकलेगा, और यहाँ से R इसके पास जाता है, तो क्या मिलेगा, N के साथ R रहेगा, और फिर क्या मिलता है, C मिलेगा, डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। इसके बाद यहाँ पे ना, अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो मिलेगा नहीं, इसकी अभिक्रिया आप 2 मोल NaOH से करा देंगे, 2 मोल NaOH से, तो ब्रेक होगा NaO-H+ में, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला कार्बन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ आएगा प्लस ना, इसको मिलेगा माइनस वाला पार्ट, O मिलेगा इसको, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक और O मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, H मिलेगा, तो निकल जाएगा आपका RnH2 फर्स्ट डिग्री में। ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, अगर आप AR लेंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा, और फिर निकल गया जाएगा Na2 और C है O3 पूरा। अगर आप यहाँ पे KOH का यूज करेंगे, सेम ऐसा ही रिएक्शन होगा, और लास्ट में क्या निकल जाएगा, K2CO3। तो अगर इस रिएक्शन को पूर्ण रूप से बैलेंस तरीके से लिखा जाए, संतुलित रूप में, कि कितना NaOH यूज करेंगे, कितना निकलेगा, क्या क्या, ठीक है, तो उसके लिए अगर बैलेंस करके लिखेंगे तो क्या होगा पता है, R C डबल बॉन्ड O
NH2, आप यूज करेंगे एक Br2, एक ही Br2, 1 मोल Br2 और 4 NaOH यूज करेंगे। देखो यूज किया गया 4 ना भाई, एक यहाँ, एक इधर और 2 इधर, 4। मिलता क्या है आपको? मिलता है RNH2 मिल जाता है। साथ में देखो एक NaBr निकलता है, एक NaBr इधर निकला है, देखता हूँ। Na और Br माइनस था ना, Na प्लस Br माइनस 1 निकला था, और एक यहाँ से निकलेगा NaBr, 2 NaBr निकल जाएगा, एक H2O निकलेगा, और फिर क्या निकलता है? 2 NaBr निकाल देंगे। ये पूरा बैलेंस वाला बात है। और एक H2O निकालना है, और फिर क्या निकाल देना है? Na2CO3। ये पूर्णतया बैलेंस्ड इक्वेशन। आप देख सकते हैं Na वगैरह की संख्या बराबर है ना भाई, Na वगैरह की संख्या 4 Na है, उधर भी 4 Na है। Br का देख लो, 2 Br है, वहां भी 2 Br है। ऑक्सीजन वगैरह देख लेंगे, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ भी क्या है? 3 इधर है, 4 ऑक्सीजन। H देखो, H कितना है? 4 और 2 6। उधर कितना है? आप यहाँ पे ना H2O 2 कर लो। H2O देखो बता रहा हूँ क्या हुआ है, यानी 2। अच्छा, एक यहाँ निकला था, एक H2O इधर, एक H2O इधर, 2 H2 निकलेगा। देखो अच्छा देखिए ध्यान से, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं आपको पूरा करने के लिए। यहाँ पे दिया है थैनामाइड, Br2 NaOH दिया है, इसको गायब कर देंगे आप। ये सीधा रिएक्शन है, CH3NH2 मेथेनामाइड। तो देखो ध्यान से, अगर एथेनामाइड से मेथेनामाइन बनाने के लिए कहा जाए एक कार्बन कम का एमीन, तो आप यूज करेंगे हाफ मान वाला Br2 NaOH या Br2 KOH। अगर उतना ही कार्बन रखना है तो आपको यूज कर देना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 4H मिलेगा, तो 2H और OH2O निकाल देगा, और मिलेगा आपको CH3NH CH2NH2। इस बात को याद रखें। समान कार्बन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कार्बन कम करना है तो हाफ मान। यहाँ भी देखिए, इसको गायब कर देंगे आप, क्या मिलेगा आपको? C2H5NH2 एथेनामाइन या एथिलेमिन। देखो ये दिया है, पूछा है कि निम्न की संरचना बनाइए और IUPAC से नाम लिखिए। क्या पहला देखो बोला है एमाइड जो हाफमान अभिक्रिया के द्वारा प्रोपैनामीन देता है, उस एमाइड का नाम बताइए जो हाफमान अभिक्रिया के द्वारा क्या दे? प्रोपैनामीन। आप इस तरीके से बना सकते हैं कि कोई एमाइड है जो हाफमान अभिक्रिया मतलब Br2 या NaOH या KOH के द्वारा कराने पर आपको देता है प्रोपैनामीन, CH3 CH2 CH2 NH2 देता है। तो वो कौन सा एमाइड होगा? 4 कार्बन वाला एमाइड होगा। प्रोपैनामीन देगा तो कौन वाला एमाइड होगा? 4 कार्बन वाला एमाइड होगा। तो आप यहाँ यूज करेंगे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। एमाइड कौन है भाई? ये ब्यूटेनामाइड। तो पहले का आंसर आंसर होगा ये ब्यूटेनामाइड आंसर। और दूसरे के लिए क्या बोला? देखो ये पहले का आंसर था, दूसरे के लिए क्या आंसर होगा? बेंजामाइड दिया है, बेंजामाइड कि हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण से कौन सा एमीन प्राप्त होगा? बेंजामाइड क्या होगा? बेंजामाइड यही है, ये आपका बेंजामाइड है। इसके हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण क्रिया के द्वारा Br2 NaOH या KOH से क्रिया करा दें तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये गायब हो जाएगा, CO गायब होकर NH2 मिलेगा, इसका नाम होगा एनिलीन। तो पहले में एमाइड को बताना था, दूसरे में एमाइड से जो प्राप्त होगा प्रोडक्ट एमीन उसको बताना था। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, Br2 NaOH ना देके NaOBr भी दिया रहता है, तो भी आप समझ लेंगे रिएक्शन कौन सा है। एमाइड दिया हो और NaOBr दिया हो तो समझ लेंगे हाफ मान रिएक्शन है। कभी कभी मिल जाता है, यही लिख लो पूरा।
देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आप पढ़ेंगे एमिनो के भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। एमिनो के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला आप पढ़ेंगे भौतिक अवस्था, रंग, गंध के बारे में। एमिनो की भौतिक अवस्था, एमिनो के रंग के बारे में, एमिनो के गंध के बारे में। रंग के विषय में नहीं लिखा ना आपने, थोड़ा सा भी लिखवा देंगे। देखो ध्यान से, लिखा क्या गया है कि निम्नतर एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक में तो 6 कार्बन हो जाएंगे, जैसे C6 से H5NH2 होगा ना, एरोमेटिक वाला सबसे पहला यही होता है यार। यहाँ एरोमेटिक की नहीं बात हो रही है, यहाँ एलिफेटिक जिसमें कार्बन 1 2 है, ठीक है। तो निम्नतर एलिफेटिक एमीन मछली के समान, मत से गंध मतलब मछली के समान गंध वाली गैस होती है, गैस अवस्था में पाए जाते हैं और मछली के समान गंध होता है। लेकिन अगर सदस्यों की संख्या बढ़ती जाए, 3 या उससे ज्यादा, 3 या उससे अधिक होगा तो किस में रहते, द्रव रहता है, ठीक है। और लगभग 10 से अधिक हो जाए, यहाँ उच्चतर का मतलब ना 10 से अधिक मान लेंगे आप, 10 या उससे अधिक अगर होगा, 10 या अधिक बोल सकते हैं। अगर कार्बन की संख्या 10 या उससे ज्यादा, ठीक है, कार्बन लिख सकते हैं, तो उस केस में वो ठोस हो जाता है। यहाँ रंग की बात नहीं की गई, गंध की बात कर दी गई, भौतिक अवस्था की बात की गई कि गंध तो इनका मछली के समान होता है, लेकिन छोटे एलिफेटिक एमीन गैस होते हैं, 3 या उससे ज्यादा कार्बन वाले द्रवावस्था में पाए जाते हैं, और अगर 10 या उससे ज्यादा कार्बन हो, उच्चतर का मतलब यही होता है, ठीक है, वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ रंग की बात नहीं की गई है। देखो रंग में विशेष रूप से ना, रंग में आपको थोड़ा सा यहाँ लिखवा दे रहा हूं, रंगों के केस में विशेष रूप से बात होती है एनिलीन के बारे में, कि जो एनिलीन होता है प्राय रंगहीन होता है, लेकिन अगर वातावरण के संपर्क में आ जाए तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप रंगीन हो जाता है। जब रंग की बात आती है तो उसमें रंग में सब रंगहीन होते हैं, हालांकि सभी के सभी एमीन जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको किसके बारे में पढ़ना है, एनिलीन के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ रंग के विषय में लिखेंगे एनिलीन क्या होते हैं, सामान्यतः रंगहीन होते हैं, किंतु वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कैसे हो जाते हैं भाई, रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, अगली बात होगी विलेयता या घुलनशीलता के बारे में। तो जो छोटे एलिफेटिक एमीन है, छोटे एलिफेटिक एमीन है, ये जल के साथ H बॉन्ड बना लेने की वजह से जल में घुलनशील होते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये जानते रहिए, चाहे ऐसा लिख सकते हैं कि एमीन, यहां से लिख सकते हैं आप लोग, एमीन जल के साथ H बॉन्ड बना लेने की वजह से जल में क्या होते हैं, घुलनशील। भाई अगर एमीन की बात करें तो इसमें क्या होता है, RnH2 होगा ना, इससे RnH2 मान लीजिए हो जाए, तो इसमें क्या होगा, चाहे H लिख सकते हैं ऐसे आप, और O कर लीजिए ऐसा, तो यहाँ से इसके बीच में क्या बन सकता है, H बॉन्ड बन सकता है। यहाँ इस N इस H के बीच में H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। एमीन जो होता है वो जल के साथ में H बॉन्ड बना देगा, फर्स्ट डिग्री एमीन बना सकता है और सेकेंड डिग्री एमीन भी बना सकता है जल के साथ, जैसे R2NH हो जाएगा तो इसका भी N और H के साथ में बना सकता है H बॉन्ड, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि छोटे एलिफेटिक एमीन जल के साथ H बॉन्ड बना लेने की वजह से जल में घुलनशील होते हैं, किंतु अगर ये R बढ़ता जाए, और जो R होता है मैं बता चुका हूं आपको, ये क्या होता है, ये जल विरागी होता है। ये बात देखो, ये पार्ट जो होता है थोड़ा जल में घुलनशील होता है, क्यों, क्योंकि ये ना ये आयनित होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव ब्रेक होता है। आयनिक वाला पार्ट, ध्रुवित पार्ट बोल दीजिए, ध्रुवित पार्ट जल में घुल जाएगा, जल के साथ H बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ भी आएगा प्लस, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, ऐसे वहां भी होगा, N पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और H पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और यहाँ पार्शियल माइनस
ये पार्शियल प्लस रहेगा, यहाँ पे पार्शियल माइनस, और इस CH के पास पार्शियल प्लस रहेगा। तो ऐसे H बॉन्ड, ध्रुवित पार्ट ये है, ये ध्रुवित पार्ट है, इसके ध्रुवित पार्ट से बन गया है, H बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये R जो होता है ये होता है जल विरागी, जल विरोधी भी कह सकते। तो जब ये R पार्ट बढ़ता जाएगा ना, इसकी जल में घुलनशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जो एनिलीन होता है वो जल में अविलेय होता है, बता देते हैं। एनिलीन के विषय में जानते रहिए आप लोग, ये एनिलीन कैसा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 6 है, ज्यादा कार्बन है, या R पार्ट उसका बड़ा है। तो एनिलीन जल में क्या होता है, अविलेय। इस बात को जानते रहिए, अविलेय होता है। इसके बाद क्या लिखा आपने, ये लिखा कि जल विरागी एल्किल समूह के बढ़ने की वजह से इनकी जल में विलेयता घटती जाती है, कम होती जाएगी। उच्चतर एमीन, जो बड़े एमीन है, जैसे मान लीजिए वो हो जाए 6 कार्बन है, ज्यादा कार्बन वाले एमीन, ठीक है, ज्यादा कार्बन वाले एमीन जो होते हैं वो कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, जल में नहीं घुलेगा तो कार्बनिक विलायक में घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा तो किसमें घुलेगा, कार्बनिक विलायकों में। R पार्ट बढ़ेगा तो उसकी जल में विलेयता कम होती जाएगी, किसमें विलेयता बढ़ेगी, कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इसमें विलेयता बढ़ती जाती है। इतना बात याद रखें आप। और सबसे नोट वाला पॉइंट ये है, अगर एल्कोहल और एमीन दो यौगिक हो, एल्कोहल भी जल के साथ H बॉन्ड बनाता है, आपने पढ़ा हुआ है, एमीन भी जल के साथ H बॉन्ड बनाता है, ये जल में घुलनशील होते हैं, एल्कोहल भी जल में घुलनशील होता है, एमीन भी जल में घुलनशील होता है। लेकिन कौन अधिक घुलनशील होता है, H बॉन्ड दोनों बनाएंगे। देखो यहाँ पे जल में घुलनशीलता या जल में घुलने की जो क्षमता होती है वो डिपेंड करती है H बॉन्ड कितना स्ट्रांग बनता है। और H बॉन्ड कब स्ट्रांग बनेगा, जब ये पॉजिटिव निगेटिव का वैल्यू, इसको आप बोल सकते हैं द्विध्रुव बोल सकते हो, या ऐसा बोलें आप लोग, जब इस पॉजिटिव निगेटिव का वैल्यू ज्यादा रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, चार्ज का मान ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो H बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो H बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो आपको बता दिया जाए, जो एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल जो जल के साथ H बॉन्ड बनाएगा ना, ROH करके बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए H2O कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल माइनस आएगा, पार्शियल प्लस। लेकिन यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी N से ज्यादा होती है ना, O की विद्युत ऋणात्मकता N से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो निगेटिव का मान ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आता है, इसके बीच में जो H बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, मजबूत, एमीन की तुलना मजबूत बनेगा। भाई O होता है ना अधिक वितरणी, जिसकी वजह से क्या बनेगा, मजबूत H बॉन्ड बनता है, और एमीनो में उतना ज्यादा मजबूत H बॉन्ड नहीं बनता। तो जब H बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा तो जल में घुलनशीलता भी क्या रहेगी, ज्यादा। तो वही लिखा गया है कि एल्कोहल एमीनो की तुलना में जल में अधिक, जल के साथ प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड बना लेने के कारण जल में क्या होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। इस बात को जानते रहिए आप लोग, कि ऐसा भी लिख लो आप लोग, समतुल्य द्रव्यमान वाले, मतलब द्रव्यमान समान हो, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग ना। चलो ठीक है, इस बात को जानते रहिए आप लोग कि एल्कोहल एमीनो की तुलना में जल के साथ H बॉन्ड बना लेने की वजह से, मजबूत H बॉन्ड बना लेने की वजह से जल में ज्यादा घुलते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ लिया जाए प्रश्न, आपसे कभी ये प्रश्न पूछ लें कि मान लो आपको दिया है C ऐसे कार्बन दिया है, NH2 दिया है, और ये इसको आप ब्यूटेन 1 एमीन कह सकते हैं, ब्यूटेन 1 एमीन है, और वो ब्यूटेन नॉल है, या ब्यूटेन एमीन कह लीजिए, ब्यूटेनामाइन है और ये ब्यूटेनॉल है। इन दोनों में बताइए जल में कौन ज्यादा घुलेगा, हाँ ये घुलेगा, ब्यूटेनॉल घुलेगा, क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। एमीन की तुलना में एल्कोहल जल के साथ क्या बनाएंगे, मजबूत H बॉन्ड ना, तो ज्यादा घुलनशील है। ठीक है, बाकी इसकी बात करें क्वथनांक, इस पर थोड़ी चर्चाएं कर लिया जाए। ठीक है, क्वथनांक की बात करें, जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है, देखो H बॉन्ड मैं बता दे रहा हूँ, प्राथमिक एमीन आपस में और द्वितीयक एमीन आपस में, मतलब प्राथमिक एमीन का एक अणु प्राथमिक एमीन के दूसरे अणु के साथ H बॉन्ड बनाता है। भाई H तो है, RNH2 ना, हाइड्रोजन है। ठीक इसी प्रकार से जो द्वितीयक एमीन है R2NH,
वहां भी N के पास H। तो द्वितीयक एमीन का एक अणु द्वितीयक एमीन के दूसरे अणु के साथ क्या बना लेगा, H बॉन्ड। इन दोनों में H बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो तृतीयक एमीन है उसके पास N के पास H नहीं है, तो वो H बॉन्ड नहीं बना पाएगा, H बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसी वजह से जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन होते हैं इनके क्वथनांक तृतीयक एमीन से ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये भी आपस में भाई प्राथमिक एमीन का एक अणु दूसरे अणु के साथ में, द्वितीयक एमीन का अणु एक अणु दूसरे अणु के साथ में H बॉन्ड बना लेगा। इसकी वजह से इनके जो क्वथनांक होते हैं तृतीयक एमीनों से ज्यादा हो। लेकिन अगर आपसे पूछे प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों में किसका ज्यादा होगा, तो प्राथमिक एमीन में ज्यादा H है ना, वो ज्यादा H बॉन्ड बनाएगा, और द्वितीयक एमीन में कम H है, एक ही H है, तो कम H बॉन्ड बनाएगा। तो उनकी आपस में तुलना करेंगे तो सबसे अधिक प्राथमिक का निकल जाएगा, सबसे अधिक प्राथमिक का, फिर द्वितीयक का, फिर तृतीयक का। अब मान लीजिए इसी में एल्कोहल को भी मिला दिया जाए तो सबसे अधिक एल्कोहल का होगा, क्योंकि उसका H बॉन्ड आपस में ज्यादा मजबूत रहेगा। फिलहाल एमीन के विषय में लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको एल्कोहल मिला के देगा, एल्कोहल ही मिक्स करके देगा, एल्कोहल एमीन रहेंगे, उन्हीं को क्वथनांक के घटते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीनों में एक अणु का N परमाणु, भाई होता है ना भाई, चाहे प्राथमिक एमीन हो, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, चाहे RnH2 हो, दो लिख लें आप लोग RnH2, ऐसा लिख दे रहा हूं, और चाहे R2NH हो, यहां भी लिख लें आप लोग NHR2 कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ पता है, जैसे मान लो प्राथमिक एमीन एक का N, मान लो इसका N मान लें आप लोग, अगले के H के साथ बना लेगा H बॉन्ड, और यहाँ पे ज्यादा H बॉन्ड बनने की क्षमता, बहुत सारे अणु होंगे ज्यादा H बॉन्ड बन जाएगा, NH के साथ, यहाँ भी NH के साथ बना लेगा H बॉन्ड। तो वही लिखा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीनों में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या बनाता है, H बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए इनका क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले तृतीयक एमीनों से क्या होता है, ज्यादा, समतुल्य द्रव्यमान वाले। ठीक है, अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन एक दो दे रहा हूं मैं आपको। समतुल्य का मतलब द्रव्यमान लगभग समान है। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन, एग्जाम्पल ले लिया जाए, जगह नहीं है, बता रहा हूं आपको, लिखो तो बता रहा हूं, लिखो तो बता रहा हूं। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे यहां बात करें, ये फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये सेकेंड डिग्री एमीन, और ये कौन सा है, थर्ड डिग्री एमीन। देखो इनका द्रव्यमान समान है, कार्बन की संख्या समान है, कार्बन की संख्या समान है, ये परस्पर समावयवी है, बता दे रहा हूं। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमीन, ये आपस में क्या है, समावयवी है। ठीक है, तो इसमें देखिए इनका द्रव्यमान आपस में समान होगा, अगर आप गणना कर लेंगे तो इनका द्रव्यमान आपस में समान है। तो समतुल्य द्रव्यमान वाले अगर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमीन हो, तो उनको क्वथनांक के घटते क्रम में लिखना हो तो सबसे ज्यादा क्वथनांक फर्स्ट डिग्री एमीन का होगा, उसके बाद सेकेंड डिग्री का, उसके बाद क्या होगा, थर्ड डिग्री का। ये है क्वथनांक का घटता क्रम, का घटता क्रम। देखिए ध्यान से, ये दूसरा पहले देखिए, फिर तीसरा देखें, फिर इसको देखें। यहाँ देखिए एल्कोहल भी शामिल कर लिया, एल्कोहल है, ये सेकेंड डिग्री एमीन है, ये फर्स्ट डिग्री एमीन। यहाँ पे 2 मेथिल है। ठीक है, अगर आप इनका द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान की गणना करेंगे लगभग उतना ही होगा। ठीक है, अगर आप इनके द्रव्यमान की गणना करें तो आपस में समान होगा। लेकिन ये आपका ये क्या है, ये सेकेंड डिग्री एमीन है, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री एमीन, और ये एल्कोहल है। तो सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, ये एल्कोहल का होगा। तो सबसे अधिक एल्कोहल का होगा, उसके बाद फर्स्ट डिग्री एमीन का, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड डिग्री एमीन। ठीक है, अगर इसी में एल्केन में आ जाए, देखो यहाँ वही बात है, यहाँ पे देखो 4 कार्बन का एल्कोहल है, कार्बन देखें आप, एच को ना देखें आप, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन का सेकेंड डिग्री एमीन था, यहाँ पे 2 कार्बन का फर्स्ट डिग्री एमीन था, तो फर्स्ट डिग्री वाला ज्यादा होता है। और यहाँ पे 2 कार्बन का एल्कोहल था, सबसे अधिक एल्कोहल का होना है, फिर अपना फर्स्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री का, लास्ट में जाना है। यहाँ पे क्या देखो, ये एल्कोहल है, 4 कार्बन का एल्कोहल है,
ये 4 कार्बन का सेकेंड डिग्री एमीन और ये 4 कार्बन का थर्ड डिग्री एमीन, द्रव्यमान लगभग सेम रहेगा। और ये जो है ये 4 कार्बन का एल्केन है, मतलब 2 इधर है, ये 5 कार्बन का एल्केन है। ठीक है, 5 कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ पे कार्बन 4 नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो नाइट्रोजन का भी कुछ द्रव्यमान होगा। अगर आप द्रव्यमान की तुलना करेंगे, जैसे यहाँ पे कुल 5 कार्बन है, 5 परमाणु हैं कार्बन की मान लें, तो यहाँ भी ऐसे ही शामिल करेंगे तो 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, इसका भी द्रव्यमान बढ़ेगा, एन का भी कुछ द्रव्यमान आएगा, तो लगभग द्रव्यमान आपस में सेम है। इनमें द्रव्यमान सबसे जो है क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक सबसे अधिक एल्कोहल का ही होगा। क्वथनांक की बात करें सबसे अधिक एल्कोहल का होगा, उसके बाद किसका होगा, सेकेंड डिग्री एमीन का, उसके बाद थर्ड डिग्री एमीन का, और सबसे कम एल्केन का। अगर मान लो इसी में फर्स्ट डिग्री एमीन आ जाता, जैसे एक और शामिल कर लेंगे आप, मान लो ई कर दें यहाँ पे C4H9NH2 आ जाए, C4H9NH2 मान लो एक और आ जाए, तो सबसे अधिक एल्कोहल का होगा, मान लो एल्कोहल का ए का होगा, उसके बाद ई का हो जाए, फर्स्ट डिग्री एमीन, फिर कौन होगा, फिर सेकेंड डिग्री एमीन, फिर थर्ड डिग्री एमीन, और लास्ट में डी का होगा। ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, क्वथनांक का घटता क्रम। लिखो फटाफट, देखिए ध्यान से। अभी आप पढ़ेंगे एमीनो की रासायनिक अभिक्रियाएं, एमीनो की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे एमीनो के क्षारकी गुण के बाद। एमीन अपना क्षारकी गुण कब दिखाते हैं, जब किसी को लोन पेयर डोनेट करें। क्षार किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ लोन पेयर का दान करता है तो उसे आप क्षार कह देते हैं। H+ को देगा तो अम्ल होगा, H+ को लेगा तो क्षार होगा। ठीक है, तो H+ वाली बात अलग है। अगर लोन पेयर के संबंध में आए तो लोन पेयर के विषय में क्या कहा गया है कि ये लुईस बेस कॉन्सेप्ट है ना, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया है कि लोन पेयर को देने वाला क्या होता है, अम्ल होता है, फिर क्षार होता है, और लेने वाला अम्ल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर एमीनो की अम्लों से क्रिया कराएं, मान लीजिए आपने RNH2 लिया है, तो ये क्या करेगा, HX से मान लीजिए क्रिया कराया जाए तो ये क्या मिलेगा पता है, ये H+X- ये इसको लोन पेयर देगा, और आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है RNH3+, और फिर इसी के साथ में X-। तो देखिए ध्यान से, ये ना जो एमीन है अम्ल से जब क्रिया करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये ब्रेक होगा H+X-, तो H+ को क्या करेंगे, लोन पेयर दान करेंगे। ये इसका कौन सा गुण है, क्षारकी गुण है, ये यहाँ क्षारक का काम कर रहा है। तो जब देगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RNH3+, और उसके साथ में X- जुड़ जाएगा, एक लवण है। ठीक, ये एक प्रकार का लवण है, इसमें अम्ल का भी प्रॉपर्टी है, क्षार का भी प्रॉपर्टी। ठीक इसी प्रकार से अगर आप एनिलीन ले लें, ये तो एमीन था, अगर आप यहाँ पे एनिलीन लें तो भी क्या कर सकता है, लोन पेयर है, ये भी क्या कर सकता है, इसको लोन पेयर देके H+ को क्या बनाएगा, आपको मिलेगा नहीं, ये मिलेगा ना NH3+X-, इसको बोलते हैं एनिलीन, और ये है एनिलीनियम लवण, एनिलीनियम साल्ट कह सकते हैं, ये मिलता है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे जो R है ना, ये इलेक्ट्रॉन भेजकर इसकी क्षारकता को बढ़ाता है। R का ये +I समूह है ना, एल्किल समूह कौन सा होता है, +I समूह होता है, वो इलेक्ट्रॉन भेज के इसकी क्षारकता को बढ़ाएगा। और यहाँ पे ये एलिफैटिक एमीन है, और यहाँ पे जो ये AR ग्रुप है, ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। ये जो बेंजीन रिंग है C6H5 है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। यहाँ ये जो है ये मतलब क्षारकी गुण इसमें भी है, लोन पेयर दे रहा है, क्षारकी गुण यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्षारकी गुण कम होगा और इसमें क्षारकी गुण क्या होगा, ज़्यादा।
जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देगा वो क्षारकीय, उसमें ज़्यादा है। एक ये बात होती है। लेकिन अगर देखें ध्यान से, अगर आपको क्षारकता देखना है तो क्षारकता के लिए आपको देखना है Kb और pKb के मान। जैसे अम्लता को देखने के लिए आप क्या देखते थे, K और pKa का मान। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको क्षारकता देखनी है तो आपको Kb और pKb का मान देखना है। Kb का मान जितना ज़्यादा होगा, Kb का मान अधिक होने पर क्षारकता बढ़ती है। अगर किसी का उल्टा होता है pKb, pKb का मान अधिक होने पर या कम होने पर कह सकते हैं, क्षारकता बढ़ेगी, अधिक होगा क्षारकता कम होगी। pKb का मान अधिक होने पर क्षारकता घटती है। ठीक है, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है क्षारक वियोजन स्थिरांक, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको लिखाया गया था पीके का होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये क्या होता है, ये होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको बोलते हैं क्षारक वियोजन स्थिरांक। तो आप यहां लिख सकते हैं, पता है क्या, आप लिख सकते हैं Kb और ये लिख सकते हैं 1/pKb लिख सकते हैं, और क्षारकता लिख सकते हैं। इस बात को जानते रहिए आप, Kb बढ़ेगा क्षारकता बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा, ये कह सकते हैं एक दूसरे उल्टा है ना, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अगर इसकी इसकी तुलना कर लें, ये तो कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम। अक्सर मान आपको इसी में दिया जाएगा। pKb ऐसे क्षारकता की जांच के लिए आपको जो वैल्यू दिए जाएंगे वो pKb के मान में दिए जाएंगे। तो pKb का मान जिसके लिए, जिस भी एमीन या जिस भी क्षारक के लिए जितना कम होगा वह उतना ही ज़्यादा क्षारकीय हो। ये कम होगा तो ज़्यादा क्षारकीय होगा, और ज़्यादा होगा तो कम क्षारकीय। ठीक है, इसको लिखे। अच्छा देखिए ध्यान से, ये आप हेडिंग पढ़ेंगे कि एमीनों की संरचना और उनकी क्षारकता में संबंध। विशेष रूप से आप एमीनों की क्षारकता के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहला आप क्या पढ़ेंगे, एल्केनामीन, या आप इसको एल्किलेमीन भी कह सकते हैं, RnH2 वर्सेस अमोनिया, इन दोनों में तुलना करना। तो आप जानते हैं कि एल्केनामीन ज़्यादा क्षारीय होगा, अमोनिया कम क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि भाई अमोनिया में कोई क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप नहीं है, जबकि RnH2 में क्या है। ये तो सामान्य केस में आप जानते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए क्यों, लिखना पड़े। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एल्केनामीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय क्यों है, वजह क्या है। देखो, सबसे पहला वजह क्या है, अगर आपको क्षारकता की तुलना करनी होती है, अम्लता की तुलना कैसे करते हैं आप, H+ को निकाल कर प्राप्त ऋणायन। अम्लता की तुलना करने के लिए आप क्या करते हैं, वहां से H+ को निकाल कर, जिस भी पदार्थ की तुलना करनी है वहां से H+ को निकाल कर प्राप्त ऋणायन का स्थायित्व देखते हैं। जितना ज़्यादा स्थायी होगा अम्ल उतना ही ज़्यादा अम्लीय है। ऋणायन जितना ज़्यादा स्थायी होता है अम्ल उतना ही ज़्यादा अम्लीय है। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो आपका मान लीजिए लोन पेयर है, देगा ना उसको, H+ को ग्रहण करेगा, ये वो H+ निकाल रहा था, यहाँ H+ जोड़ के जो धनायन मिलेगा आपको NH4+ मिलेगा ना, इसका स्थायित्व देखना है। क्षारकता में क्या देखना है, धनायन का स्थायित्व देखना है। ये H+ को जोड़ के प्राप्त धनायन का स्थायित्व देखना है। जितना ज्यादा स्थायी धनायन होगा क्षार उतना ही ज्यादा क्षारकीय होगा, क्षारक उतना ही ज्यादा क्षारकीय। ऐसे ठीक इसी प्रकार यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो, H+ को जोड़ के देखना है आपको, ऐसा बना ले चिन्ह, तो आपको मिलेगा RnH3+ मिलेगा ना। अब देखो, सबसे पहली बात आपको बता दें, दो वजह बताई जाए। नॉर्मल तो यही देखना है आपको कि प्राप्त धनायन का स्थायित्व देखना है, क्षारकता में धनायन का स्थायित्व देखना है।
लेकिन आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे इसी से तुलना करनी है ना, तो आप इसको देखें कि यहाँ पे प्लस आई प्रभाव है और ये प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इलेक्ट्रॉन जब भेजेगा तो लोन पेयर काफी समय तक, मतलब लोन पेयर और जल्दी इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, ऐसा समझ लीजिए आप कि जब ये प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो फास्ट अटैक करेगा, और फास्ट अटैक करेगा फास्ट धनायन मिलेगा। ठीक है, तो जब फास्ट अटैक करेगा तो भाई लोन पेयर जितना फास्ट अटैक करेगा क्षारकता बढ़ती है। एक वजह ये कि यहाँ पे प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन भेजेगा नाइट्रोजन की तरफ, इससे लोन पेयर जल्दी अटैक करेगा, इस पर क्षारकता बढ़ेगी। और दूसरी और मुख्य वजह क्या है कि यहाँ से जो एमीन मिलेगा, इसको आप बोलते हैं अमोनियम धनायन, नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम धनायन। NH+ को आप क्या बोलते हैं, अमोनियम धनायन। आप इसको लिखेंगे प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन, मतलब H को हटा के R आ गया है, नाम वही होगा, इसका नाम होगा प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। अच्छा, अगर आप यहां देखें तो अमोनियम धनायन में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप नहीं है। धनायन का स्थायित्व कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन भेजे जाए, और ऋणायन का स्थायित्व कब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचे जाए। ऐसी वजह पढ़ाया। ये धनायन है ना, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो H उतना खास इलेक्ट्रॉन भेजता नहीं, लेकिन यहाँ पे R समूह इलेक्ट्रॉन भेज के इसको धनायन को क्या बनाएगा, स्थायी बनाएगा। यहाँ पे दो वजह है ना, एक तो फास्ट अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भेजकर R समूह फास्ट अटैक करवा रहा है, और दूसरी बात है कि ये प्लस आई प्रभाव की वजह से इस धनायन को स्थायित्व बना रहा है। इन दो वजहों से ये जो एल्किलेमिन या एल्केनामाइन जो भी कहें, वो अमोनिया से क्या होगा, ज्यादा क्षारकीय होगा। ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसी आधार पर तुलना की आपने, वही लिखा गया है। देखो ये बनाया गया ना, अमोनिया, ये आपका एमीन है, फर्स्ट डिग्री एमीन है, मतलब एल्किलेमिन है, और ये अमोनिया है। H+ को जोड़ा है, प्रोटॉन जोड़ा है, ये मिलेगा क्या, RnH4+ मिलेगा, उसका नाम प्रतिस्थापित, वो लिख दिया मैंने, प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। ये क्या है, अमोनियम धनायन। तो देखो ये लिखा गया है कि एल्किल समूह, जो एल्केलामाइन उसकी बात हो रहा है, कि एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति की वजह से, इलेक्ट्रॉन भेजने की प्रकृति, मुक्त ना लिखे आप लोग, चाहे मुक्त लिखो चाहे भेजने, कह सकते, मुक्त करने की कहो चाहे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भेजने की प्रकृति के कारण लोन पेयर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना आप लोग। एल्किलेमिन में लिखो बढ़िया से, एल्किलेमिन में, बस इसके बाद लिख लें कि एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन भेजने की प्रकृति की वजह से लोन पेयर को नाइट्रोजन परमाणु की ओर ढकेलते हैं। कौन जानते हैं, ये एल्किल समूह। एल्किलेमिनों में जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन भेजने की प्रकृति की वजह से क्या करते हैं, लोन पेयर को नाइट्रोजन परमाणु की ओर भेजते हैं। जो लोन पेयर होगा ना उसको और भेजेगी उसकी तरफ, और ये इधर फास्ट अटैक करेगा, खींचता नहीं। जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता तो लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता, लेकिन और भेजता है उसकी तरफ और फास्ट अटैक कर लेगा। यही बता रहा है कि खींचता नहीं, नाइट्रोजन परमाणु की ओर और भेजता है, धकेलते हैं, और नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर को प्रोटॉन से साझेदारी के लिए बढ़ा देते हैं। कि मतलब काफी, मतलब ये बोला उपलब्धता होना चाहिए था साझेदारी के लिए, लोन पेयर को साझेदारी के लिए, ठीक है, लोन पेयर की उपलब्धता को, मतलब ऐसा नहीं कि वो खींच के कहीं, ऐसा नहीं कि -I समूह इलेक्ट्रॉन खींच के उसको हटा दे रहा है वहां से, नहीं, ये काफी समय तक यही रहने वाला है। तो यही बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु की ओर लोन पेयर को धकेलते हैं, और नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर की उपलब्धता को प्रोटॉन से साझेदारी के लिए बढ़ा देते हैं। इसके अतिरिक्त पहली वजह यही है कि भाई ये भेज के लोन पेयर को, नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर को धकेल रहा है, और इस लोन पेयर को इसके साथ साझेदारी के लिए बढ़ा दे रहा है। उपलब्धता जो है इसकी उपस्थिति को कह सकते हैं, बढ़ा दे रहा है लोन पेयर। और दूसरी वजह क्या है, इसके अलावा जो प्राप्त प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन होगा, ये मुख्य वजह, इसको याद रखें। इसके अतिरिक्त प्राप्त प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन एल्किल समूह के +I प्रभाव की वजह से स्थायित्व प्राप्त कर लेता है।
ये भाई ये प्लस आई प्रभाव की वजह से ये अमोनियम धनायन क्या प्राप्त कर ले रहा है, स्थायित्व प्राप्त कर ले रहा है। अब इसी वजह से आप क्या बोल सकते हैं कि अतः जो है एल्किल एमीन अमोनिया से क्या होता है, ज्यादा क्षारकीय होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप थोड़ा सा शॉर्ट वजह लिखें कि क्षारक एमीनों की क्षारकता की तुलना करने के लिए प्राप्त धनायन के स्थायित्व, क्या ऐसा कह सकते हैं, एमीनों के क्षारकता की तुलना प्राप्त धनायन के स्थायित्व के आधार पर किया जाता है। आप बोल सकते हैं, बस इतना लिखने के बाद फिर यहां से आ जाना है कि एल्किल एमीनों में प्रोटॉन के योग के पश्चात, एल्किल एमीनों में प्रोटॉन के योग के पश्चात प्राप्त अमोनियम धनायन एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव की वजह से स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। जबकि NH3 में प्रोटॉन के योग के पश्चात प्राप्त अमोनियम धनायन स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता। केवल इसी की बात करें कि स्थायित्व प्राप्त कर ले ज्यादा अम्लीय होगा, ये कम प्राप्त कर पाएगा। तो आप ऐसे ही लिखें, ये तो बुक की भाषा है, बुक की भाषा में लिखिए, आप ऐसे भाषा इस लैंग्वेज में लिखें कि एमीनों के क्षारकता की तुलना प्राप्त अमोनियम धनायन के स्थायित्व के आधार पर किया जाता है। एल्किल एमीनों में, ठीक है, प्रोटॉन के योग के पश्चात प्राप्त अमोनियम धनायन एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, ठीक है, हाँ, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अतः एल्किल एमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारीय। और नोट वाला पॉइंट यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे नोट वाला पॉइंट ये है कि गैसीय अवस्था में एमीनों की जो क्षारकता होती है, गैस अवस्था में केवल व केवल प्लस आई प्रभाव पर डिपेंड करता है। अगर प्लस आई प्रभाव मतलब वही आ रहा है, अगर प्लस आई समूहों की संख्या बढ़ती है तो एमीनों की क्षारकता भी बढ़ेगी। प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा मतलब प्लस आई समूह बढ़ेंगे, दोनों बातें। अगर प्लस आई समूह बढ़ते हैं तो एमीनों की क्षारकता क्या होगी, बढ़ेगी। इस प्रकार से जानते हैं, जो क्षारकता ऐसे लिख लेंगे आप लोग कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है क्षारकीय होगा थर्ड डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है। उससे कम कौन होगा, सेकेंड डिग्री एमीन। उससे कम कौन होगा, फर्स्ट डिग्री एमीन। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग कि प्लस आई समूह पर डिपेंड कर रहा है, तो प्लस आई समूह आ रही है ना, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री में ज्यादा क्षारकीय होगा। गैसीय अवस्था में, हर अवस्था में नहीं, गैसीय अवस्था में जान ले आप लोग, गैसीय अवस्था में एमीनों की क्षारकता में क्या लिखेंगे, सबसे अधिक कौन होगा, थर्ड डिग्री एमीन। उससे कम कौन होगा, सेकेंड डिग्री एमीन। और सबसे कम कौन होगा, हाँ, इससे भी कम तो अमोनिया होगा, ठीक है, इससे भी कम तो अमोनिया हो जाएगा, चाहे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिखो फटाफट। तो देखो ध्यान से, गैसीय अवस्था में आपने एमीनों की क्षारकता देख ली ना कि थर्ड डिग्री में सबसे अधिक क्षारीय होता है, उसके बाद केवल प्लस आई समूह की संख्या देखना गैसीय अवस्था में। लेकिन मेन है जलीय अवस्था में, ठीक है, जलीय अवस्था में जो एमीनों की क्षारकता होती है वो कई कारकों पर निर्भर करती है, कई कारकों पर। तो कारक आपको समझना नहीं है, आपको डायरेक्ट रटना है, ठीक है। ये कारक है, पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव है। दूसरा है विलायक योजन प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव की विलायक कैसे जोड़ता है, ठीक है, इसके विषय में आपने विलयन में पढ़ा होगा। प्रेरणिक प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम बाधा, स्टीरिक हिंडरेंस, इन सब फैक्टर्स पर निर्भर करता है। केवल प्रेरणिक प्रभाव नहीं, केवल प्लस आई समूह नहीं देखना, प्लस आई समूह के साथ में मतलब प्रेरणिक प्रभाव के अलावा विलायक योजन प्रभाव, त्रिविम बाधा, स्टीरिक हिंडरेंस, इस पर निर्भर करता है। इसके आधार पे जो आपको जलीय विलयन में मेथिल और एथिल प्रतिस्थापित एमीन, मतलब मेथिल आ जाए, एथिल आ जाए, उनकी क्षारकता देखनी। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो RNH2 होंगे, मतलब एल्किल एमीन होंगे, वो अमोनिया से ज्यादा क्षारीय होंगे, क्षारकीय होंगे, ऐसा लिखें। चाहे जलीय अवस्था हो चाहे गैसीय अवस्था हो, उस बात में जानते रहे कि ये ज्यादा क्षारकीय। अब यहाँ पे देखो मेथिल आता है कि एथिल आता है, मान लो बहुत सारा मेथिल आ जाए, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री मेथिल लग जाए, अब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एथिल लग जाए, तो उस केस में इनकी क्षारकता क्या हो, आपको बता दें। अब इस बात को याद रखें कि देखो अगर मेथिल आएगा तो आपको मिलेगा CH3NH2, सबसे कम तो वही होगा। इसके बाद क्या होगा, CH3NH, CH3, इसके बाद क्या होगा, CH3N, CH3, CH3। ये मेथिल वाला है, सबसे कम अमोनिया होगा। तो फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री एमीन है,
चाहे मेथिल का हो, और ठीक इसी प्रकार एथिल का भी हो सकता है, C2H5NH2 हो जाए। मैं 2 कार्बन कर दे रहा हूं, ठीक है, C2H5NH2, और कर लें आप लोग, और ये लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, ये 3rd डिग्री हो जाए। ये मेथिल के हैं, नीचे एथिल के हैं। तो देखो, आप सबसे बड़ी बात जानते रहे कि अमोनिया से ज़्यादा क्षारकीय है सब है, ये वाला भी, ये वाला भी। लेकिन अगर इसकी आपस में तुलना करें, सबसे कम अमोनिया रहना है। उसके बाद अगर इनकी तुलना करेंगे ना, इन दोनों में 2nd डिग्री वाला ज़्यादा क्षारकीय होता है। 1st डिग्री, 2nd डिग्री, ये 3rd डिग्री। चाहे मेथिल का प्रतिस्थापित व्युत्पन्न हो, चाहे एथिल का हो, इन दोनों में ही 2nd डिग्री वाला ज़्यादा क्षारकीय होता है। मेथिल के केस में 2nd डिग्री के बाद 1st डिग्री आता है, फिर 3rd डिग्री आता है। इस बात को याद रखें। 213 रट लो। मेथिल के केस में जो आपको रटना है, वो रटना है 213। सबसे अधिक 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर 3rd डिग्री। और एथिल के केस में भी 2nd डिग्री अधिक होता है, लेकिन उसके बाद 231 हो जाता है। इसी बात को याद रखना, बस यही रटने आप कि मेथिल के केस में 213 होता है 2nd डिग्री, फिर उसके बाद अमोनिया आएगा सबसे लास्ट में, अमोनिया। 213 मेथिल के केस में, और 231 किसके केस में, एथिल के केस में। यही रट लें, बस यही याद रखना है। तो वही देखो यहाँ लिखा है, ये मेथिल है ना, 2nd डिग्री, 1st डिग्री, 3rd डिग्री। तो यहाँ पे है ना, ये 213 है, फिर अमोनिया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है, ये 1st डिग्री है, फिर अमोनिया है, 231। मेथिल 213, एथिल 231। इसके बाद यहाँ पे देखो, एक तुलना करा है एरिलेमिन अमोनिया में। तो आपको एक धनायन बना के देख लेना है, उसमें भी धनायन बना के देख लेना है। धनायन बना के स्थायित्व देख लो, बस बता दो उसी हिसाब से। तो अमोनिया में क्या करेंगे, इसमें जो धनायन मिलेगा ना, इससे जो प्राप्त धनायन है, उसमें जो Ar है, ये इस इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना। एनिलीन से प्राप्त एनिलीनियन धनायन में Ar समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, या एरिल समूह के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति की वजह से प्राप्त धनायन क्या होता है, कम स्थायी होता है। इस बात को मैं थोड़ा 2 लाइन लिख दे रहा हूं कि एनिलीन के प्रोटानन से प्राप्त एनिलीनियम धनायन में एरिल समूह के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति के कारण एनिलीनियम धनायन क्या होता है, कम स्थायी होता है। धनायन कम स्थायी होता है। इसके बाद लिख सकते हैं, अतः क्या होगा, अमोनिया एनिलीन से ज्यादा क्षारकीय होता है, या एनिलीन अमोनिया से कम क्षारकीय, कम स्थायी है तो ये कम क्षारकीय होगा, एनिलीन अमोनिया से कम क्षारकीय। इसके बाद ये वाली बात तो आप जनरली करते हैं। इस बात के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह, जैसे मेथॉक्सी हो जाए, मेथिल हो जाए, सब क्षारकता को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, क्षारकता बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह आ जाए, NO2, SO3H, COH, X, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह क्षारकता को घटाएंगे और भेजने वाले समूह क्षारकता को बढ़ाए। ये तो जानते ही करते हैं, लिख लो फिर।